Good morning, guys. Good morning. A very, very good morning to all of you. Okay. So I hope सभी लोग जुड़ चुके हैं सेशन में. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जरा बताएं भाई फटाफट से मुझको एक बार. गुड मॉर्निंग. ओके. तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि भाई हम 2 मिनट्स चैलेंज सीरीज यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. राइट. ओके. गुड गुड, वेरी गुड. आई फ्लू हो गया है तो थोड़ा सा आप लोग प्रिकॉशंस लो. ठीक है, अगर हो गया है तो थोड़ा सा आप लोग 2-3 दिन थोड़ा घर में रहो और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लीजिए. और ठीक है, हो जाएगा सही. 2-3 दिन में हो जाता है आई फ्लू. ओके. तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था. आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा. एक बॉल वाला था कि भाई एक बॉल एक हाइट से बाउंस कर रही है और उसके बाद हमको बताना है जो टोटल डिस्टेंस कवर करती है इन 10th ड्रॉप. ऐसा कुछ क्वेश्चन था आई थिंक. चलो स्टार्ट करें सेशन को. पहले बताइए, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आप लोगों ने क्या आंसर किया? सबसे पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप लोगों से. एनीवन, कोई बताएगा भाई व्हाट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. जुड़ जाइए भाई सभी लोग और सेशन को शेयर भी किया करो जिससे आपके जो दोस्त हैं वो भी यहाँ पे जुड़ सके. जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा. ऑलराइट. ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ रहा है. कह रहे हैं भाई 3 यानी कि 375/2. ओके. ठीक है. चलो देखो, हमसे एक क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर, यानी कि एक बॉल को 100 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ फेंका गया. फेंका का मतलब ड्रॉप किया गया. द बॉल आफ्टर ईच बाउंस राइजेस वर्टिकली बाई हाफ इट्स प्रीवियस हाइट, यानी हर एक बाउंस के बाद जो बॉल है अपनी आधी हाइट तक ही बाउंस कर पाती है. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बॉल को 100 मीटर की हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूं और पहली बार अगर ये बाउंस करेगी तो ये केवल अपनी डिस्टेंस का, यानी कि जहां से इसको ड्रॉप किया गया है उसका 50 मीटर ही ऊपर जा पाएगी, यानी कि हाफ डिस्टेंस ही ट्रेवल कर पाएगी. तो दिस इज द फर्स्ट बाउंस. ये पहला बाउंस है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बाउंस. नीचे की तरफ आ रही है और यहां से ऊपर की तरफ जा रही है. ओके. फिर कह रहा है दिस मीन्स एट द फर्स्ट बाउंस इट राइज बाई द 50 मीटर, बाई 25 मीटर एट द सेकेंड बाउंस एंड सो ऑन. एंड व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉल बिटवीन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ बाउंस. पहली और पांचवी बाउंस के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. क्या कह रहा है? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉल बिटवीन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ बाउंस, पहला और पांचवें बाउंस के बीच में. तो पहला बाउंस तो भाई यहाँ पे हो रहा है. उसके बाद जब ये बॉल नीचे आएगी 50 मीटर, उसके बाद ये बॉल फिर ऊपर की तरफ जाएगी कितना, 25 मीटर्स, लाइक दिस, यानी कि दिस इज बाउंस टू. फिर ऊपर से नीचे आएगी, दिस इज 25 एंड दिस इज ऑल्सो 25. ऊपर से नीचे आई और फिर दोबारा से हाफ डिस्टेंस यानी कि 12.5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया. फिर ऊपर से नीचे आई लाइक दिस. दिस विल बी ऑल्सो टू 12.5 एंड दिस इज कॉल्ड, ये हो गया आपका बाउंस 1. ठीक है, ऊपर गई यानी कि बाउंस 1 है. फिर ऊपर से नीचे आ रही, दिस इज बाउंस 2. ये दोनों ऊपर से फिर नीचे आ रही है यहाँ पे, दिस इज बाउंस 3 एंड दिस इज बाउंस नंबर 4. राइट. ये बात समझ में आ गई.
हमसे कह रहे हैं बाउंस 5 की बात कर रहे हैं, नीचे आई फिर ऊपर गई, कितना 12.5 का हाफ, यानी दिस विल बी 6.25, ठीक है, दिस विल बी 6.25, और उसके बाद फिर नीचे आई यानी कि इस तरह से 6.25, यानी दिस विल बी बाउंस नंबर 5। तो बाउंस नंबर 1 और बाउंस नंबर 5 के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है इस सबको प्लस कर लो। बाउंस नंबर 1 कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे, इसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 50 मीटर, 50 मीटर यानी कि 100 तो ये हो गया, क्योंकि ऊपर गया 50 नीचे आया 50, ऊपर गया 50 नीचे आया 25, यानी कि दिस विल बी 50 एंड दिस विल बी 25 एंड दिस विल बी 12.5, सब मिला के कितना हुआ 175, 175 और 12, 177, 187, 187.5, दिस विल बी योर डिस्टेंस इन मीटर। और यहाँ पे आपको किस में दे रखा है, ये दे रखा है आपको फ्रैक्शंस में, तो 187.5 को क्या लिख सकते हो 375/2, ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 375/2, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? दिख रहा है, देख लो भाई। क्लियर हो गया, ओके। चलो फिर अगले सवाल पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फॉर दिस क्वेश्चन यू विल बी हैविंग 2 minutes, सो यू कैन स्टार्ट। ये कोई पजल का ही सवाल है, एक सर्कुलर पजल में, सर्कुलर टेबल के अराउंड 7 दोस्त बैठे हैं। ऑप्शन 3, ओके, सभी लोग आंसर करें। ये पजल के क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा, हमेशा आता है एक एग्ज़ाम में, चाहे सर्कुलर बेस्ड हो, चाहे लीनियर रो हो, चाहे पैरेलल रो हो, कैसे भी पूछ सकता है। हमसे कह रहा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस कह रहा है कौन बैठेगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक सर्कुलर टेबल बनाना पड़ेगा और 7 पर्सन्स को वहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया। चलो टाइम ओवर। हमसे कह रहे 7 फ्रेंड्स शुभी, प्रिंस, केतन, विशाल, महिमा, क्रिश एंड नैतिक आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, यानी कि कुछ इस तरह से सर्कुलर टेबल है, ऐसे 7 लोग बैठे हैं, ठीक है, विद देयर बैक टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ देयर, इनकी बैक है, इसका मतलब क्या है, ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यानी कि सबका जो फेस है अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि बाहर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ऑल आर फेसिंग आउटवर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी, ओके। फिर कह रहा है शुभी इज सिटिंग टू द इमीडिएट
राइट ऑफ प्रिंस। कह रहा है शुभी कहाँ पे बैठी है, इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस। अगर प्रिंस यहाँ पे बैठा है, इसका इमीडिएट राइट पे कहाँ पे होगा, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बैठेगी। कह रहा है नैतिक एंड क्रिश आर नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ विशाल। अब कह रहा है विशाल के ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में कौन बैठ रहा है, नैतिक एंड क्रिश। ये दोनों इसके लेफ्ट और राइट कहीं भी नहीं बैठेंगे, यानी कि इसके पड़ोस में नहीं बैठने वाले विशाल के ये दोनों लोग। कह रहा है विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस। प्रिंस के थर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि 1 2 3, यानी कि विशाल यहाँ पे बैठेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। एक सेकेंड, प्रिंस का राइट तो ये होगा ना, एक सेकेंड मैंने यहाँ पे गलत बैठा दिया। प्रिंस का राइट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। शुभी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रिंस, और उसके बाद कह रहा है नैतिक एंड कृष्णा नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ विशाल। ठीक है, फिर कह रहा है विशाल इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिंस, ये भी ठीक बन गया हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है, महिमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। महिमा कहाँ पे बैठी है, इमीडिएट राइट ऑफ विशाल। विशाल की इमीडिएट राइट यानी कि यहाँ पे, लाइक दिस। इतना तो अरेंजमेंट हमारा बन गया। उसके बाद हमसे कह रहा है हुई सिटिंग टू द थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे कौन बैठेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ये देखो विशाल के लेफ्ट और राइट में एन और के, यानी कि ये दोनों तो नहीं बैठेंगे, यानी कि विशाल के इधर और इधर ये दोनों नहीं बैठेंगे। इसका मतलब दो ही स्पेस बचे हैं, एक ये स्पेस बचा है और एक ये स्पेस बचा है। किसके लिए, इन दोनों के लिए। अगर निकिता यहाँ पे होगा तो निकिता, नैतिक यहाँ पे है तो क्रिश यहाँ पे होगा, क्रिश यहाँ पे है तो नैतिक यहाँ पे होगा। यानी कि इन दोनों की जो जगह है फिक्स है, या तो ये यहाँ पे होंगे या तो ये यहाँ पे होंगे। बाकी जगह बची यहाँ पे, जो भी एक पर्सन बचा वो उसको बैठा दो यहाँ पे। कौन बचा, हमारा बचा है शुभी, प्रिंस, केतन, विशाल भी हो गया, महिमा, हाँ महिमा भी हो गई, क्रिश एंड नैतिक। एक सेकंड, एक कोई पर्सन बचा है हमारा प्रिंस, केतन, विशाल, महिमा, क्रिश। एक कोई पर्सन बचा है भाई, 1 2 3 4 5 6 7। कौन बच गया जो कि हम यहाँ पे बैठा नहीं पा रहे हैं। ओके, क्रिश और केतन में यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ पक्का किया है, क्योंकि दो केतन होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा है, केतन ये क्रिश। ठीक है, इसका मतलब केतन, के फॉर दिस इज क्रिश, राइट। यानी कि दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गई बात, तो सभी का आंसर एकदम ठीक है। तो एक बार देख लेना जो आप यूज़ कर रहे हो इस तरह से अल्फ़ाबेट, वो कहीं कॉमन तो नहीं है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाएगा इस तरह से मेरी तरह। क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो इस तरह से हमको एक सर्कुलर टेबल के अराउंड 7 पर्सन्स को बैठाना था, जहां पे हमसे पूछ रहा है थर्ड टू द राइट ऑफ प्रिंस कौन बैठेगा, दैट विल बी किल। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये रहा, करें।
ऑप्शन 3। ओके, और बताइए भाई, सभी लोग आंसर करें। कह रहा हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। एस के फोर्थ राइट में कौन बैठेगा? एक नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट है 8, उसमें हमको बताना है, इस तरह से अरेंज करना है पहले तो, फिर बताना है हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन क्या है। कह रहा 8 नॉर्थ फेसिंग रेस्टोरेंट नेम्ड PQRSTUV एंड W आर लोकेटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ फेसिंग यानी कि इस साइड देख रहे हैं, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं ये 8 रेस्टोरेंट। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। एस इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी लाइक दिस, ठीक है। अब कह रहा है W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P लाइक दिस। T इज बिटवीन P एंड V। T इज बिटवीन P एंड V। अब भाई T कहाँ पे? P और V के बीच में। भाई P और V यहाँ भी हो सकता है, अगर P यहाँ पे होगा तो V यहाँ पे होगा, अगर V यहाँ पे है तो P यहाँ पे होगा लाइक दिस, ठीक। अब देखो यहाँ पे P और W के बीच में इस तरह से जगह बन रही है। P दो छोड़ के फिर W भी है लाइक दिस, इसको अभी ऐसे ही रहने दो। फिर S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V like this. W is to the immediate right of U. W is to the immediate right of U, यानी कि यहां पे बैठेगा। W is to the immediate right of U. U के immediate right में W है। R is third to the R is third to the right of P। कह रहा R कहाँ पे? थर्ड टू द राइट ऑफ P। 1 2 3, यानी कि R यहाँ पे बैठ गया। कितने लोग बैठ गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 8 लोगों का जो 8 जो रेस्टोरेंट है उनका जो अरेंजमेंट है वो बन चुका है, फॉर्मेट पूरा हो चुका है। अब इसी में हमको अरेंज करना है। अब देखो कैसे अरेंज करेंगे। कह रहा है S 2 छोड़ के V है। S 2 छोड़ के V कहाँ पे बनेगा अभी नहीं पता हमको, आगे देखो। कह रहा हुई सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ S, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैठाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे T है और यहाँ पे हमारा P है, यानी कि अगर P यहाँ पे है, P एक छोड़ के V बनेगा, यानी कि P एक छोड़ के V यहाँ भी बन सकता है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको अभी हटाओ। P एक छोड़ के V यहाँ भी बन सकता है, P एक छोड़ के V यहाँ भी बन सकता है लाइक दिस। और देखो, और कह रहा है S और एक छोड़ के T। S एक छोड़ के T कहाँ पे बनेगा? फिर यहाँ पे, क्योंकि P के साथ कौन है यहाँ पे? क्या कह रहा था हमसे? देखो ध्यान से एक चीज देखो, हाँ P के साइड में S है, राइट। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है? S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V एंड W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U। और उससे पहले बोल रहा था T इज बिटवीन P एंड V। T कहाँ पे है? P और V के बीच में। P और V के बीच में कौन है? T, लाइक दिस। और बाकी जो जगह छूटी है नहीं कुछ इस तरह से, W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U। W इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U। और उससे पहले कह रहा था R इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, ये भी हो गया। इससे पहले एक स्टेटमेंट छूटा है हमारा, कौन सा? S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P 1 2 3, यानी कि यहाँ पे S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V। S इज 1 2 3, यानी कि यहाँ पे बैठेगा। यानी कि ये वाला जो अरेंजमेंट है हमारा ये फाइनल हो चुका है। और कह रहा है हु इज सिटिंग फोर टू द राइट ऑफ S 1 2 3 4, यानी कि R विल बी दी थर्ड टू द राइट ऑफ S, यानी कि ये वाला जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थर्ड टू द राइट ऑफ V यहाँ पे नहीं होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि R। P के राइट में T होगा, P के राइट में T होगा, हाँ ये P के राइट में T है ना, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली खुद ही अरेंज हो जाएगा वो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं उसके ऊपर बेस इस तरह से
एक डायग्राम्स बना लेने छोटे छोटे, फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कौन सा फिगर यानी कि कौन से चीज़ें कहाँ पे अरेंज होंगी, राइट। जब तक आप ऐसे नहीं बनाओगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें बताइए। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और ये देखना है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं उसकी ज़रूरत है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, करिए इसको। हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा है विच ऑब्जेक्ट इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल एंड व्हाट इज इट्स वेट। कह रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे हल्का है और उसका वेट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आपको 5 बॉक्सेस दे रखे हैं, उनका वेट दे रखा है सभी का। इक्वेशंस बनाइए और सबसे जो लाइटेस्ट बॉक्स है वो हमको बताना है। सिक्सटीन के जी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ओके। ठीक है भाई, और बताइए, सभी लोग आंसर करें। 5 यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं आपको, 5 बॉक्सेस, ए बी सी डी एंड ई। बी इज थ्राइस एज हैवी एज ए। कह रहा है जो बी की जो बी जो है वो 3 गुना थ्राइस हैवी है एज कंपेयर टू ए, यानी कुछ इस तरह से, लाइक दिस। सी इज 40 के जी हैवियर देन ई। सी जो है 40 किलो ज़्यादा हैवी है किससे, ई से। देखिए ई के वेट में अगर मैं 40 प्लस करूंगा तो ये सी के बराबर होगा। फिर कह रहे हैं डी इज 3.5 टाइम्स एज हैवी एज ई। जो डी है वो 3.5 टाइम्स एज हैवी एज ई, यानी कि इसके 3.5 टाइम्स होगा। एंड सी इज 5 टाइम्स एज हैवी एज ए। जो सी है 5 टाइम्स हैवी है ए के। और कह रहा है द वेट ऑफ ई इज 40। ई का जो वेट है 40 किलो है। भाई अगर ई का वेट 40 किलो है तो सी का वेट कितना होगा, 40 प्लस 40 यानी कि 80, एंड ई इज 40 के जी। सी का वेट पता लग गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालो। ए विल बी 80/5 यानी कि दिस विल बी 16 के जी। बी का वेट निकालो, भाई बी विल बी 3 टाइम्स ऑफ ए, इसका 3 टाइम्स होगा तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर नहीं होगा। सी वाला भी ग्रेटर नहीं होगा, ई वाला भी ग्रेटर नहीं होगा। सबसे लाइट कौन लग रहा है, ए लग रहा है, लेकिन अभी हमने डी वाले को ट्राई नहीं किया। डी इज 3.5 टाइम्स ऑफ ई, इसका 3.5 टाइम्स है तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर नहीं होगा। तो सबसे लाइटर कौन, ए, 16 के जी। सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। लाइटेस्ट पूछा है तो सिंपल इक्वेशंस बन रही हैं। चलिए, सभी का आंसर आ चुका है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिलॉक्स।
तीन स्टेटमेंट हैं और तीन ही इसके कंक्लूजन्स हैं। पहले स्टेटमेंट्स से सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाओ और उसके बाद एक एक करके कंक्लूजन्स को देखो क्या वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ऑप्शन 4, ओके। यानी कि ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो, ओके। सारे के सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। कह रहा है नो पिंक इज येलो, यानी कि कोई भी पिंक येलो नहीं होगा, यानी कुछ इस तरह से नो पिंक इज येलो के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो येलो इज वाइट, कोई भी येलो का पार्ट वाइट भी नहीं है। ऑल रेड आर येलो, सारे के सारे जो रेड हैं वो क्या है, येलो, यानी कि सारे के सारे रेड येलो के पार्ट होंगे। कंक्लूजन्स, नो रेड इज पिंक, कोई भी रेड का पार्ट पिंक नहीं है ऑब्वियसली। अगर कोई भी पिंक येलो नहीं होगा तो कोई भी येलो पिंक भी नहीं होगा, तो येलो के अंदर वाला जो पार्ट है वो रेड, वो पिंक कैसे हो सकता है, यानी कि दिस इज राइट, कोई भी रेड का पार्ट पिंक नहीं होगा। नो रेड इज वाइट, कोई भी रेड वाइट नहीं होगा, ये भी वैसा ही स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम। कोई भी येलो अगर वाइट नहीं है तो येलो के अंदर का पार्ट भी वाइट नहीं होगा। नो वाइट इज येलो, नो वाइट इज येलो, बिल्कुल ठीक है। अगर नो येलो इज वाइट है तो नो वाइट इज येलो इज ऑल्सो करेक्ट। अगर ये इसका पार्ट ये नहीं होगा तो इसका पार्ट ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑल कंक्लूजन विल फॉलो। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एग्जैक्टली राइट, ठीक है। ये सिलॉक का क्वेश्चन था। एक और है क्वेश्चन हमारे पास, को भी करिए। एक सेकेंड। ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड विल फॉलो, केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ओके। चलो,
हाँ, इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। हमसे कह रहा है सम प्रिंटर्स आर कूलर्स, कुछ जो प्रिंटर का पार्ट है वो कूलर है, कुछ है यानी कि सम कुछ ही पार्ट होना चाहिए इस तरह से। नो कूलर इज टेलीफोन, कह रहा है कोई भी जो कूलर है वो टेलीफोन नहीं है। नो कूलर इज टेलीफोन लाइक दिस। ऑल मशीन्स आर टेलीफोन, कह रहा है सारी की सारी जो मशीन है वो क्या है, टेलीफोन का पार्ट है। ऑल मशीन आर टेलीफोन, यानी कि टेलीफोन के अंदर सारा का सारा मशीन आ जाएगा। अब ये कह रहा है हमसे कंक्लूजन में सम प्रिंटर्स आर मशीन, कुछ जो प्रिंटर का पार्ट है वो मशीन का पार्ट है क्या, ये जो कुछ प्रिंटर का पार्ट है या कुछ भी पूरे में से कुछ भी ये मशीन का पार्ट होगा। भाई हो तो सकता है लेकिन श्योरिटी नहीं है, अगर जब तक श्योरिटी नहीं होती है कंक्लूजन्स में तो हमेशा रॉन्ग होता है। ठीक। नो मशीन इज कूलर, क्या कह रहा है कोई भी जो मशीन है, नो मशीन इज कूलर, कोई भी मशीन का पार्ट कूलर नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि मशीन किसके अंदर है, मशीन है टेलीफोन्स के अंदर, और टेलीफोन का कोई भी पार्ट कूलर नहीं है तो मशीन भी कूलर नहीं होगा, यानी कि दिस इज राइट। ओनली कंक्लूजन सेकंड विल फॉलो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक। चलिए, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से, अच्छा अगर मैं एक कंक्लूजन यहाँ पे आपसे पूछूं, बताओ सम प्रिंटर्स, क्या पूछ रहा हूं मैं, देखो सम प्रिंटर्स आर नॉट टेलीफोन, ये क्या होता है, राइट या रॉन्ग। सम प्रिंटर्स आर नॉट टेलीफोन, कुछ जो प्रिंटर्स हैं वो टेलीफोन नहीं। दिस इज राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज ट्रू, ओके राइट है। चलो, राइट क्यों है भाई, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कूलर का पार्ट टेलीफोन का पार्ट नहीं है, तो ये कुछ जो प्रिंटर का पार्ट है, कह रहे थे सम प्रिंटर्स, ये वाला जो पार्ट है ये टेलीफोन नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया है ये एग्जैक्टली किसका पार्ट है, ये कूलर का पार्ट भी है, तो हमें पता है कूलर का कोई भी पार्ट टेलीफोन नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट भी टेलीफोन नहीं होगा, यानी कि दिस विल बी राइट, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ट्रू, यानी कि दिस इज राइट स्टेटमेंट। समझ में आ गया, तो ऐसा कंक्लूजन निकालना एकदम राइट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, करिए इसको। हाँ, यू हैव टू फाइंड द लोकेशन, यानी कि उसका जो लोकेशन है विद रेफरेंस टू ए के रेफरेंस में सी का जो लोकेशन है वो क्या है, किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है। ओके,
चलिए समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आंसर? ऑप्शन नंबर 1, 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। C3 ओके। देखो हमसे कह रहा है 6 हाउसेज A B C D E and F आर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। D इज 60 मीटर साउथ ऑफ E। D कहाँ पे है? 60 मीटर साउथ में है किसके? E के। भाई E का साउथ कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ। 60 मीटर साउथ ऑफ E, यानी कि कुछ इस तरह से। F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B। यहाँ पे हमको नहीं बना पाएंगे, इसको अभी छोड़ो। आगे देखो, A इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ E। E के नॉर्थ में, यानी कि ऊपर की तरफ 30 मीटर, यहाँ पे A है। उसके बाद F इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ A। F इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ A। A का ईस्ट कहाँ पे होगा? इधर 50 मीटर ईस्ट ऑफ A, यानी कि यहाँ पे F है। C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B। C और B को अभी मैं नहीं बना पाऊंगा, इसको छोड़ो अभी, ये मैंने बना दिया है। उससे पहले हमसे यहाँ पे कह रहा था F इज 40 मीटर साउथ ऑफ B। F के बारे में कह रहा है 40 मीटर साउथ ऑफ B है। B का साउथ कहाँ पे होगा? B यहाँ पे होगा, तभी तो B का साउथ नीचे की तरफ होगा, क्योंकि डायरेक्शन इस तरह से होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। दिस विल बी 40 मीटर साउथ ऑफ B। उसके बाद फाइनल जो स्टेटमेंट था हमारा, C इज 50 मीटर वेस्ट ऑफ B। B के वेस्ट में कितना? 50 मीटर, क्योंकि ये भी 50 मीटर था, ये भी 50 मीटर है, यानी कि ये वाला पॉइंट इसके जस्ट सामने होना चाहिए इस तरह से। तो दिस पॉइंट विल बी व्हाट? C। ये हमारा फाइनल डायग्राम बन चुका है। क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ C विद रेफरेंस टू A। A के रेफरेंस में C का लोकेशन बताओ। भाई अगर A पे खड़े हो, C की तरफ देख रहे हो, तो कितनी दूरी पे है ये? 40 मीटर की दूरी पे है, क्योंकि ये भी 40 है, इसके जस्ट पैरेलल है। और इस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। दिस इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, 40 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, यानी कि 40 मीटर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। चलो अगला सवाल सीरीज से है। अल्फाबेट सीरीज, मल्टीपल वेकेंट सीरीज, कुछ भी कह लो। ओके, ठीक है, आंसर करिए कमेंट सेक्शन में और पोल में। सीरीज को पहचानने का बेस्ट तरीका क्या है? यहाँ पे जो अल्फाबेट दे रखे हैं ना, जो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, इन्हीं से आपको कुछ हिंट मिलेगा। ओके, चलिए अगर ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पे कुछ ऐसा अल्फाबेट है कि जो रिपीट कर रहा है बार बार, ऐसे अल्फाबेट से कोई ग्रुप है क्या? देखो अगर देखोगे ध्यान से तो देखो ये पी एस है, पी एस है, इस तरह से देखो ये एस पी एस, एस पी एस, अगर यहाँ पे एस होगा तो एस पी एस बन रहा है, एस पी एस यहाँ भी बन रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से एस पी एस, एक छोड़ के फिर से एस पी एस, फिर एक छोड़ के फिर से एस पी एस यहाँ पे बन सकता है, फिर एक छोड़ के फिर से एस पी एस, यानी कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसा हमको दिख रहा है। तो पहले प्लेस में और तीसरे प्लेस में, पहला और तीसरा प्लेस एस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कहाँ 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 पहला एस है, पहले बार एस है और तीसरा वाला एस है, फिर पहला एस तो एक ही जगह है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमें राइट लग रहा है। अगर ऑप्शन नंबर 3 सही है तो एस टी एस, एस टी एस, पी एस टी टी, पी एस टी टी फिल करो, आपको समझ में आ जाएगा। एस पी एस टी, एस पी एस टी, एस पी एस टी, एस पी एस टी, यानी कि दिस इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो एक पैटर्न हमको बनता हुआ दिख रहा है, जो 4 लेटर्स का जो एस पी एस टी जो ग्रुप है बार बार रिपीट कर रहा है। समझ गए? चलो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, इसको करो। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे भाई? 4 3 1। ओके, चलो देखते हैं अब कैसे पता लगाएं। भाई इस सीरीज को अगर देखोगे कुछ ऐसा टर्म लग रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि यू है बार बार क्यों आ रहा है, यानी कि इस यू में कुछ ना कुछ है। अगर यहाँ पे एन यू है तो क्या यहाँ भी एन यू बन सकता है? हमने ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाया, एन यू और एन यू। ओके, फिर यहाँ पे ई एन भी बन रहा है, ई एन बनने के चांसेस कहीं दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे बन रहे हैं, थोड़ा ई एन यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे बन सकता है ई एन, और यहाँ पे बन सकता है, यानी कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे पैटर्न देखोगे, दिस इज एच ई एन यू, एच ई एन यू, एच ई एन यू, ये बार बार रिपीट कर रहा है भाई, यानी कि हमारा समझ में आ गया कि क्या बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर पे ई एन होना चाहिए, दूसरे नंबर पे ई होना चाहिए और तीसरे नंबर पे एन होना चाहिए। भाई यहाँ पे तो एन नहीं है, यानी कि थर्ड वाला तो नहीं हो सकता, तो या तो फर्स्ट वाला है या तो फोर्थ वाला है। फिफ्थ और सिक्स नंबर पे ई और एन होगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ और सिक्स नंबर पे ई एन होगा, फिफ्थ और सिक्स नंबर पे ई एन होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। सिंपल। ठीक, तो यानी कि यू, ई एन, एल ई एन, एल ई एन,
LELLELNH, क्या पैटर्न बन रहा है? ULHEN, ठीक है, समझ आ गया? सो दिस विल बी द पैटर्न। चलो, तो समझ में आ गया ना? इस तरह से अगर मल्टीपल वेकेंट सीरीज वाला इस तरह का सीरीज क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप बस ये देखना है कि क्या पैटर्न बनता है वो दिख रहा है, जैसा आपको लगता है एक बार फिल करके देखो, उसके बाद ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरीड पर्सन का मतलब जिनको सैलरी मिलती है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सैलरी मिलती है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो खुद की सर्विस करते हैं, यानी कि सोशल सर्विस करते हैं, कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमको डायग्राम पिक करना है जो कि सारे के सारी चीज़ों को कवर अप कर दे, राइट। राइट, ठीक है, जिसको सैलरी मिलती है यानी कि कहीं पे वो सर्विस करते हैं किसी हॉस्पिटल में तो उनको उसकी सैलरी मिलती है, राइट। इस तरह से समझ सकते हो। सैलरीड पर्सन में वो पर्सन होगा जिसको कहीं पे काम करके यानी किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, इट इज कॉल्ड सैलरीड पर्सन। चलो, तो मैं समाप्त। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे आप लोगों को। देखो, हमसे कह रहा है डॉक्टर्स, सैलरीड पर्सन एंड पेरेंट्स। अब देखो, पेरेंट्स और डॉक्टर सैलरीड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। भाई कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं ना, कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं वो किसी के पेरेंट्स हो, और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं किसी के डॉक्टर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल 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 डॉक्टर हो, किसी के पेरेंट ना हो। और साथ ही साथ पेरेंट भी ऐसे हो सकते हैं कि केवल वो पेरेंट ही हो, डॉक्टर ना हो, पॉसिबल है। तो उसका ऐसा फिगर बन जाएगा। लेकिन बात हम करते हैं सैलरीड पर्सन की। अगर सैलरीड पर्सन की बात करें तो भाई सैलरीड पर्सन डॉक्टर भी हो सकते हैं और केवल पेरेंट भी हो सकते हैं, और ऐसे डॉक्टर पेरेंट भी हो सकते हैं जो कि दोनों के दोनों हो, यानी कि कुछ इस तरह से सैलरीड पर्सन। क्योंकि ये वाले जो सैलरीड पर्सन है, ये सैलरीड पर्सन पॉसिबल है ना वो उसका प्रोफेशन डॉक्टर ना हो, और साथ ही साथ वो पेरेंट भी ना हो सकता है वो इंजीनियर हो, किसी का पेरेंट भी ना हो। तो इस तरह से हम उसको बनाएंगे ऐसा फिगर जो कि सब चीज वहां पे सेटिस्फाई कर दे। ऐसा ना हो कि भाई कोई पर्टिकुलर सेक्शन छूट जा रहा हो। ये पेरेंट है, पेशेंस नहीं है, ठीक है। पेशेंट नहीं है, दिस इज पेरेंट। नाउ ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट होगा ऐसे सैलरीड डॉक्टर जो कि साथ में किसी के पेरेंट हो। ये वाला सेक्शन रिप्रेजेंट करता है ऐसे सैलरी डॉक्टर जो कि कहीं पे काम कर रहे होंगे, उनको सैलरी मिल रही है। ये वाला सेक्शन रिप्रेजेंट करता है जो ऐसे पेरेंट्स जिनको सैलरी मिल रही है। ये वाला सेक्शन का मतलब
डॉक्टर और किसी के पेरेंट्स हो लेकिन वो सैलरीड पर्सन ना हो, तो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। देन दिस शुड बी ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गई बात? ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं भाई क्या है क्वेश्चन हमारे पास। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी के ऑर्डर के हिसाब से हमको इसको अरेंज करना है। कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, और उस तरह से हमको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। सबसे पहले जो आएगा दैट विल बी नंबर वन, उसके बाद जो आएगा दैट विल बी नंबर टू। इस तरह से हमको अरेंज करना है। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन बी ठीक है। ये आपको पहले चेक करना है कि सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट है, जो सबसे पहले अल्फ़ाबेट होते हैं कि जो इनिशियल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सबसे पहले आते हैं डिक्शनरी में, और उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स आते हैं। ठीक है, उसको आपको कंपेयर करना है कि सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, तो उसके बाद अल्फ़ाबेट कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ई एक्स पी, यानी कि ये जो तीन अल्फ़ाबेट्स हैं ये तो कॉमन है, इनसे तो पता लगेगा नहीं सबसे पहले कौन आएगा। हमको फोर्थ वाला अल्फ़ाबेट को चेक करना पड़ेगा। फोर्थ वाला अल्फ़ाबेट क्या है इसका, एल, एल ओ, ओ एन एल। भाई एल पहले आएगा कि ओ? एल पहले आएगा। अगर एल पहले आएगा यानी कि ये दोनों बाद में आएंगे। अब इन तीनों में हमको देखना है, इसमें, इसमें और इसमें, कि पहले कौन सा आएगा। एल को छोड़ो, एल के आगे वाला अल्फ़ाबेट देखो, एल ओ, एल ओ एन एल ओ, यहाँ से पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो आई, यहाँ पे आ रहा है आई, और यहाँ पे आ रहा है एस, और यहाँ पे आ रहा है आर। इन तीनों में पहले कौन आएगा? ऑब्वियसली कौन आएगा, आई आएगा। यानी कि वो पहला वाला तो हमको पता ही है, सभी में है कॉमन। ठीक है, उसके बाद देखो आई के बाद अगर हम बात करें, ये तो पहले आ गया। उसके बाद इन दोनों में से पहले कौन आएगा, एस या आर में से? आर पहले आएगा, यानी कि फिफ्थ वाला सेकंड नंबर पे, यानी कि ये दोनों तो बाहर हो गए, फिफ्थ वाला सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, इसको हटाओ। थर्ड नंबर पे फिर कौन आएगा, फिर ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, यानी कि दिस विल बी टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। 152, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, एलिमिनेशन मेथड से करोगे इजीली आपको पता लग जाएगा। दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, 15234, लाइक दिस। फोर्थ एंड फिफ्थ अल्फाबेट को अगर देखा जाए, ओके ठीक है, ऐसे अल्फाबेट्स को आपको देखोगे ना जो सब में डिफरेंट हो। ठीक है, अगर एक जैसे अल्फाबेट्स को देखोगे तो वहां पे कोई भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आए। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन थे आज के हमारे। अब देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और होगा शायद। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करो। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर करना। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।
दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं फिर सीधे कल सेम टाइम पे 11 बजे। आप लोग यहाँ पे जुड़ जाओ और साथ ही साथ जो होमवर्क है उसको करो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने आपको मिलते जाते हैं वो भी करते जाओ, क्योंकि उसी पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो फॉलो होता है हमेशा। वो आप कर लोगे तो इजीली आप 20 में से 15 क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इतना ही रखते हैं आज। मिलते हैं कल आप सीधे डायरेक्टली। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही आपका एप्टीट्यूड बढ़िया होगा और मज़े मज़े में आपका 15 जो क्वेश्चन है ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल। मिलते हैं कल। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।